नमस्कार मित्रों। लोक संस्कृति और लोक नाट्य ऑडियो लेक्चर एवं ऑडियो बुक के भाग 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे लोक नाट्य के तत्वों की। पिछली क्लास में हमने हल्का सा नाम उनके जाने थे। तो भारत के जो लोक नाट्य हैं उन्हें अधिकांश विद्वानों ने 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला संगीत, दूसरा नृत्य डांस और तीसरा संवाद। संवाद हमेशा गायन शैली में रहेंगे। तो भारत के लोक नाट्यों की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत के लोक नाट्य हमेशा इन 3 तत्वों पर आधारित रहेंगे। लेकिन इनके अलावा भी और महत्वपूर्ण तत्व हैं जो लोक नाटक में होते हैं। तो उनकी अगर हम चर्चा करें तो प्रमुख रूप से जैसे कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, संगीत योजना, रंगमंच या मंच योजना, देश काल या वातावरण, रूप योजना, ये इत्यादि महत्वपूर्ण विषय भी लोकनाट्य के तत्व हो सकते हैं। तो हमने मूल रूप से 3 तो ये तत्व समझे। और 3 तत्वों को अगर थोड़ा सा और हम समझने का प्रयत्न करें तो संगीत, हिंदुस्तान का कोई भी लोकनाट्य ऐसा नहीं होगा जिसमें संगीत ना हो, जिसमें क्षेत्रीय रीजनल जो हैं वहाँ के गायन, राग रागनियाँ, वहाँ की परंपराएं ना हो। मतलब संगीत, गीत वहाँ की प्रमुख विशेषता है भारतीय लोकनाट्य की। दूसरा नृत्य है। हिंदुस्तान का कोई भी लोकनाट्य हो, चाहे वो उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, पूर्वोत्तर का हो, या फिर पूर्वी क्षेत्र का हो, दक्षिण क्षेत्र का हो, पश्चिम क्षेत्र का हो, मध्य भारत का हो, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र, अंचल में वहाँ के लोकनाट्य में संगीत और नृत्य महत्वपूर्ण रूप से रहेंगे। कहीं नृत्य की प्रधानता रहेगी तो कहीं नृत्य की गौणता रहेगी, संगीत गायन की प्रधानता रहेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण जो विषय संवाद, हमेशा संवाद पद्यात्मक, पोएटिक, एक आर्टिकुलेट ढंग से एक उच्चारण के साथ बोले जाते हैं। और तत्वों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम अगर कथा वस्तु लें तो लोकनाट्यों का कथानक अत्यंत सहज और सरल रहता है, जो सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य होता है। ये प्रायः धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक होते हैं। परंपरागत कथानकों में लोक गाथाओं तथा लोक कथाओं का मुख्य आधार है। लोक कथा में जहां पारलौकिक, धार्मिक जीवन का आख्यान प्रमुख रहता है, वहां लोक कथा में लौकिक, सामाजिक जीवन की घटनाएं अधिक रहती हैं। लोक गाथाओं पर आधारित लोकनाट्यों में जैसे रामलीला, रासलीला, जात्रा आदि प्रमुख हैं। लोक गाथा के रूप के अनुसार चलने वाले नाटकों में स्वांग, नौटंकी, तमाशा आदि प्रमुख हैं। इनमें बीच बीच में प्रासंगिक कथाएं भी आती हैं। इन नाटकों में ये आशु कथाएं हास्य व्यंग्य के कार्य करती हैं। कहानी का शुद्ध धारा प्रवाह रूप नहीं रह पाता। बीच में अनावश्यक नाच गान को प्रोत्साहित देकर शामिल कर लिया जाता है। इससे भी कथानक शिथिल होता है। भक्त, साधु, महात्मा, पराक्रमी पुरुषों, शक्तिशालिनी नारियों आदि के जीवन चरित्र भी परंपरानुगत लोक नाटकों के कथानक होते हैं। लेकिन लोक नाट्यों में समयानुरूप निरंतर नए नए नवीन परिवर्तन कथानकों के साथ हुए हैं और कथानकों ने उनको समाविष्ट कर लिया है। फलस्वरूप लोकनाट्यों के कथानकों में परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। लोकनाट्यों की कथावस्तु सुनियोजित नहीं रहती। लिखित रूप में ना होने के कारण कथा संतुलित नहीं रह पाती। अतः कभी कथानक में आवश्यक विस्तार आ जाता है, कभी मुख्य घटनाएं छूट जाती हैं। तो मूल रूप से
ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, हास्य, धार्मिक, इस तरह की जो कथाएं हैं और क्षेत्र विशेष के राजा महाराजा या जो अलग अलग वीर योद्धा हैं उनके ऊपर वो कथाएं आधारित रहती हैं। अगर लोकनाट्य का स्वरूप व्यंग्य प्रधान है तो कथाओं में हास्य और व्यंग्यात्मक प्रधानता ज़्यादा रहेगी, जो मूल रूप से स्वांग या नौटंकी इनमें हमें देखने को मिलती है। और धार्मिक लोकनाट्य है तो ईश्वर के अवतारों, उनके प्रमुख चरित्रों को इन लोक नाटक की कथाओं में वर्णित किया जाता है। लोक नाटक के अगर अगले चरित्र की तरफ हम जाएं, जो अगला चरण है, तो पात्र या चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण या पात्रों में नाटकों में नायक, नायिका, सहायक नायक, माता पिता, खलनायक या प्रतिनायक आदि के अलावा अन्य पात्र जैसे दासी, नौकर, मित्र, पड़ोसी, मंत्री, दूत, पहरेदार, संरक्षक के रूप में आते हैं तो समाज की प्रवृत्तियों के अनुरूप बन पड़ते हैं। बुढ़ा, सौत, बनावटी, ढोंगी, साधु, सौतेली माँ, कर्कशा, कुचरित्र पति, पतिव्रता नारी, बालक, तेजस्वी राजा, वीर क्षत्राणी आदि पर यथावसार उपस्थित होकर अभिनय कर जनता का मनोरंजन किया जाता है। ये लोक नाटकों के प्रमुख पात्र होते हैं। लोक नाटकों के नायक सभी लोग उच्च वर्ग के भी हैं और निम्न वर्ग के भी हो सकते हैं। नायक बनने में ना तो कोई जाति का बंधन होता है और ना ही उस प्रकार की किसी शास्त्रीय प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे देवाश्रय, राजाश्रय, लोकाश्रय जो नाट्य शास्त्रीय परंपरा है, ऐसा यहाँ कुछ भी विधान नहीं है। लोक नाटक का चरित्र किसी भी जाति, संप्रदाय, पंथ से हो सकता है। दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता उसमें हो, यही गुण उसमें पर्याप्त समझा जाता है। लोक नाटकों के इन पात्रों के चरित्र प्रायः परिचित होते हैं। भावों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाता। चरित्र के अपेक्षा इन नाटकों की वेशभूषा, आकार, चाल ढाल अर्थात चित्रण अधिक प्रभावशील होता है। विकृतियां स्पष्ट सामने आ जाती हैं। नारी पात्रों के अभिनय प्रायः साड़ी पहनकर पुरुष ही करते हैं। मूछों को घूंघट तथा आवाज में दबाकर छिपाते हैं। वर्तमान में महिला पात्र युवतियां भी स्वयं उत्साहपूर्वक लोकनाट्यों में भाग लेती हैं और चरित्र करती हैं। तो मूल रूप से अगर इसको मोटे मोटे शब्दों में समझा जाए, भाषा में समझा जाए, तो जो लोक नाट्य के चरित्र होते हैं वो उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक हो सकते हैं। प्रतिष्ठित ऐतिहासिक, राजनीतिक के अलावा क्षेत्रीय अंचलों से जुड़े हुए लोक देवता, लोक कलाकार या लोक जो वीर योद्धा रहा है वो भी उनके पात्र हो सकते हैं। और व्यंग्य कटाक्ष वाले जो चरित्र हैं, जो समाज में जिनका विरोध है, उनको भी ये लोक नाटक अपने चरित्रों में विशेष स्थान देता है। कोई भी लोक नाट्य हो, भारत के किसी भी अंचल का हो, उस लोक नाट्य की शैली और फॉर्म के आधार पर चरित्रों का निर्धारण होता है। अगर लोक नाट्य के अगले तत्व की तरफ हम बात करें तो संवाद या कथोपकथन, तो लोक नाट्यों में संवाद निर्धारित नहीं रहते। इसमें संवादों का छोटा या बड़ा होना पात्रों की योग्यता पर निर्भर होता है। इसके संवाद अधिकांशतः पद्यात्मक ही होते हैं, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। संवाद के साथ ही क्षेत्रीय गीत को भी स्थान दिया जाता है। लोक नाट्यों में काव्यात्मक संवादों द्वारा समूह की कल्पना शक्ति व भावों को ग्रहण किया जाता है। कुछ संवाद गीतों के माध्यम से अथवा लोकगीतों की धुनों से प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्जित दृश्य को सूच्य या गीत के माध्यम से आगे बढ़ाकर लोक नाट्यों की कथा में विकास किया जाता है। सूच्य और विदूषक के माध्यम से भी कुछ वार्तालाप हैं। प्रायः देखा जाता है कि पद्यात्मक संवादों में कथन की बारीकियां दर्शक गण सहजता से पकड़ लेते हैं। तो मूल रूप से जो संवाद रहेंगे वो पद्यात्मक रहेंगे और क्षेत्रीय भाषा, रीजनल डायलेक्ट, इनका इसमें विशेष इस्तेमाल होता है और क्षेत्रीयताओं को ये विशेष रूप से रखते हैं। अगर लोक नाट्य की भाषा शैली की बात करें क्षेत्र विशेष के अनुसार, तो लोक नाट्य की भाषा जन लोक में प्रचलित होती है। वो क्षेत्रीय एवं जनप्रिय होती है। सामान्यतः शिष्ट एवं परिमार्जित भाषा का अभाव लोक नाट्यों में रहता है।
कभी कभी तो नाट्य प्रदर्शन में अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु पौराणिक पात्र अश्लील शब्दों को व्यक्त नहीं करते। भाषा विधान की दृष्टि से लोक नाट्यों में क्षेत्रीयता को प्रधानता मिलती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। ग्रामीण अंचलों में पढ़े लिखों की संख्या अधिक नहीं है, अतएव वो अपनी क्षेत्रीय बोलियों में ही नाटक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पद्यात्मकता होने के कारण सामूहिक अभिव्यक्ति में सुविधा होती है। लोक नाट्य के तत्वों में संगीत योजना पर अगर बात करें तो संगीत लोक नाट्यों की महत्वपूर्ण शक्ति होती है। संगीत की शैली भी आंचलिक होती है। संवादों के बोल बिना वाद्य की सहायता से नहीं खुलते। ढोलक, मंजीरे, करताल, बांसुरी, हारमोनियम के अतिरिक्त हर क्षेत्र के अपने वाद्यों का भी विशेष स्थान लोक नाटकों में रहता है। अगर उदाहरण दूं तो बुंदेलखंड का जो लोक नाट्य स्वांग है उसका मूल वाद्यंत्र लोटा है। गुजरात का जो लोक नाट्य है उसका भवाई का मूल वाद्यंत्र भुंगल है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लोक नाटकों के वाद्यंत्र भी विशेष रूप से उसकी प्राथमिकता करते हैं। लोक नाट्यों की प्रभावोत्पादकता गीत और संगीत पर आश्रित है। इन नाटकों के गीत शास्त्रीय भी होते हैं और अशास्त्रीय भी। पात्र यदि संगीतज्ञ रहता है तो विभिन्न रागों का सहारा ले लेता है, पर जो पात्र शास्त्रीय संगीत नहीं गा सकते वे साधारण रूप में ही उसे प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार नृत्य में भी होता है। शहरी वातावरण का प्रभाव पढ़ने के कारण अब लोक नाट्यों की भाषा, उसके संगीत, नृत्य और एतत् संबंधी उपकरणों में अनेक परिवर्तन भी होने लगे हैं। फिल्म संगीत और वाद्यंत्रों का भी लोक नाट्य प्रयोग करने लगा है वर्तमान में। अगर मंच विधान की बात करें लोक नाट्यों की, तो विशेष रूप से लोक नाटकों की मंच योजना जो रहती है वो अत्यंत साधारण होती है। आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट प्रेक्षागृह अथवा राज्य संपोषित रंगमंच बड़े व्यय साध्य होते हैं। लोक जीवन आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होता, अतः लोक नाट्यों के लिए वैसे रंगमंच का निर्माण का कोई प्रश्न नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति और अन्य सुविधाओं के अनुसार लोक नाट्यों का अभिनय करने वाले मुख्यतः खुले मंच का ही सहारा लेते हैं। किसी बड़े बगीचे में, विद्यालय के प्रांगण में, मंदिरों के सामने खुले मैदान में, गली नुक्कड़ चौराहे पर अथवा किसी भी स्थान पर साधारण पर्दों और सामान के सहारे लोक नाट्य को अभिनीत करते हैं और वो करता चला आ रहा है। लोक नाट्य में मंच पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। 2-4 बेंच तखत को आपस में जोड़कर बल्लियों के सहारे आगे पीछे पर्दा लगा दिया जाता है। थोड़ी सी सज्जा ही लोक नाट्यों के मंच की मुख्य सज्जा होती है। अधिक दृश्य परिवर्तन, विविध प्रकार की प्रकाश योजना, चमत्कारी एवं कलात्मक दृश्य प्रदर्शन लोक नाट्यों में नहीं होता और लोक दर्शन भी इसके अभ्यस्त होते हैं। बाबा कारंत के अनुसार आज हमारा लोक मंच चूंकि जीवंत रंगमंच है, इसलिए आज हमें वही प्रेरणा दे सकता है, ना कि शास्त्रीय रंगमंच। शास्त्रीय परंपरा का प्रयोग हम केवल दार्शनिकता या सिद्धांत के स्तर पर ही कर सकते हैं। लोक रंगमंच तो सर्वव्यापक है। कुछ विशेष लोक नाट्य जरूर हैं, अपवाद स्वरूप 2-3% जो मंच योजना जिनमें महत्वपूर्ण रहती है, जैसे मध्य प्रदेश का लोकनाट्य माच जो मूल रूप से मंच पर ही है, लेकिन वो स्टेज के कारण जाना था, प्रदर्शन स्थल है। जैसे कुडियाट्टम जो है वो कुत्ताम्बलम में प्रदर्शित होगा, या अंकिया नाट असम का है तो भावना घर उसका एक रंगमंडप का विधान है, या यात्रा है तो एक पथवे की तरह उसमें एक जुलूस की तरह निकाला जाता है। तो कुछ विशेष प्रकार का मंच है, लेकिन अगर सीनिक डिज़ाइन या सेट या इस टाइप की हम बात करें तो वो लोकनाट्य में बिल्कुल सहज, सरल और गौण ही होता है। उसकी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं होती है। पर्दों या 3D जो कर्टेन है उनका प्रयोग होने लगा है, लेकिन वो भी पश्चिमी रंगमंच के प्रभाव स्वरूप लोक रंगमंच ने ग्रहण किया। मूल रूप से मंच योजना अत्यंत सरल और सहज होती है लोकनाट्य में। अगर अब हम लोकनाट्य के रूप सज्जा की बात करें तो लोक नाटकों की रूप सज्जा भी अत्यंत सरल और साधारण होती है। वेश विन्यास अवश्य किया जाता है, परंतु उस पर खर्चा अधिक नहीं किया जाता। पौराणिक पात्रों में राम, कृष्ण, रावण, सीता, कंस, राधा आदि के लिए मुकुट और चमत्कारिक चमकदार वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। शेष अन्य पात्र साधारण वस्त्रों में ही मंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत करने लगते हैं। रूप सज्जा में सस्ता पाउडर, मुर्दा सिंगी, कोयला, काजल, रोली, चमकती झिल्ली
लाली आदि देशी चमक और के साधनों को मुंह पर लगाकर या मुखौटे पहनकर रंगीन वस्त्र धारण कर अभिनेता मंच पर प्रवेश करते हैं। कभी कभी तो बिना पाउडर लाली के भी कलाकार मंच पर आ जाता है। स्त्री रूप धारण करने के लिए पुरुष सिर्फ बाह्य अलंकार अर्थात साड़ी, चूड़ी, बिंदी, लाली आदि से काम चला लेता है। सिर्फ कुछ विशेष लोक नाट्य हैं जो मेकअप के लिए जाने जाते हैं और उनमें मेकअप का बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जैसे केरल का कुडियट्टम या यक्षगान और कथकली नृत्य नाट्य जो है, यहाँ पर एक मेकअप का विशेष स्वरूप है। या मास्क लाइक मेकअप भी कई जगह होता है, छाऊ में जैसे है, तो वहाँ पर एक एक कलर निर्धारित है, एक एक रंग निर्धारित है और वो मेकअप पूरा एक विधि विधान, एक पैरामीटर और एक सिस्टम के साथ होता है और प्रत्येक रंग का अपना एक अनुभव और सारे प्राकृतिक कलरों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अधिकांश भारत की हम अगर लोक नाट्यों की बात करें तो वहाँ मेकअप पर बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। साधारण सस्ती चीज़ों का निर्माण कर वो अपना मेकअप का निर्माण करते हैं। तो लोकनाट्य के ये तत्व जो विशेष रूप से थे, इसमें मूल रूप से अगर हम पुनः रिपीट करें तो संगीत, नृत्य, संवाद और उसके बाद फिर कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद, मंच विधान, रूप सज्जा, भाषा शैली इत्यादि प्रकार के ये इनके मूल तत्व हैं। अब लोकनाट्यों की अन्य विशेषताएं या लोकनाट्य की जो क्वालिटीज़ होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनकी अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो अधिकांश लोकनाट्यों का प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, लगभग सभी में ही होता है। सभी रंगकर्मी एक साथ मंच पर खड़े होकर देव स्तुति करते हैं। लोकनाट्य साधारण जनता का केवल मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि ये जनजीवन का एक प्रतिबिंब भी है, जो लाइफ है उसको प्रदर्शित करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। लोकनाट्य समय समय पर देश काल के अनुरूप जीवन, साहित्य और मौलिक प्रस्तुतियों को लोक जीवन से संपन्न कराते हैं। लोकनाट्य विशाल जन समुदाय की भावनाओं और अनुभूतियों को प्रदर्शित करता है। इसमें वैज्ञानिक विश्लेषण की गुंजाइश नहीं रहती, मतलब भावनात्मक स्तर से लोकनाट्य बहुत समृद्ध होता है। आडंबरता लोकनाट्य में बहुत कम होती है। ये नाटक अनौपचारिक, आडंबरहीन व साधारण मंच सज्जा के द्वारा ही जीवन के सहज व जीवंत झांकी को प्रस्तुत करते हैं। लोकनाट्य में ग्रामीण समाज की परंपराएं, भावनाएं, आस्थाएं, आदर्श, संस्कृति, रीति रिवाज भी परिलक्षित होते हैं, लगभग यही परिलक्षित होते हैं। शिथिल कथानकों से आशु संवाद, आशु संवादों, आशु कथानकों, नकलों, नए प्रतीकों आदि की काफ़ी गुंजाइश रहती है। कार्य व्यापार द्वारा अभिनेता व दर्शकों के बीच संप्रेषण सरल बन पड़ता है। सामाजिक प्रतिभा की उपज ये लोक नाटक परिवर्तनशील, असंस्कृत, पिछड़े देहाती चरित्र एवं आदर्श मर्यादाओं के पूर्व सौंदर्य को समेटे हुए होते हैं। गेयता और नृत्य आदि की इनमें प्रधानता होती है। लोक नाटकों में दृश्य सुसंबद्ध न होकर ये नाटकीय व्यापार की इकाइयों में विभक्त होते हैं। लोक नाटकों में क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही कीर्तन, भजन, गीत, कथा की भी योजना हमें आध्यात्म की ओर ज़्यादा इंगित करती है। शास्त्रीय नाटकों से भिन्नता ही लोक नाटकों की मूलभूत विशेषता होती है। लोक नाट्य परंपरागत रूप से जनपदों में प्रचलित रहते हैं। इनके स्वनीयता, अनाम व अज्ञात होते हैं। जन रुचि के अनुरूप अश्लीलता और नग्नता को भी समाहित कर मुक्त हास्य की लोक नाटकों में सृष्टि की जाती है। भाषा की प्रांजकता एवं शास्त्रीय छंद विधान का पालन न होकर फूहड़ व ऊटपटांग शब्दावलियों का भी इनमें भरपूर प्रयोग होता है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उपस्थितियों के ये प्रतीक, ये लोक नाटक लोक रूढ़ियों एवं विश्वासों के कारण शक्ति पाकर सबल हो उठते हैं। इन नाटकों में अद्भुत लचीलापन होता है और ये परिवर्तनशील होते हैं। मूर्खता, विकृति, फूहड़पन इसमें हास्य के प्रमुख कारक बनते हैं। लोकनाट्य का मंचन खुला और साधारण होता है। आगे पीछे पर्दे लटकाकर मंच का रूप तैयार किया जाता है। अति रंजित रूप सज्जा, मुखौटों तथा अति आकर्षक झांकियों के द्वारा भी लोक रंगमंच का स्वरूप निखरता है। लोक नाट्य प्रदर्शनों में रूढ़ियां बनी हुई हैं जिनका प्रायः पालन होता है। जैसे रंगमंच पर आरंभ में सभी रंगकर्मियों
का उपस्थित अथवा आवश्यकतानुसार बिना किसी भूमिका के रंगस्थल पर आकर संवाद बोलना आदि तथा प्रस्तुति के रूप में आकर यथोचित परिवर्तन होते रहते हैं। लोक नाटकों में चारों ओर बैठे दर्शकों से सीधा संवाद तथा दर्शकों की सीधी साझेदारी होती है। सज्जा विहीन खुला रंग स्थल, अनौपचारिक प्रवेश प्रस्थान, तकनीकी साधनों प्रसाधनों का अभाव होता है। व्यंग, परिहास, कटाक्ष से राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों पर भी प्रहार करना आसान होता है। आशु संवाद, रचना, गीत, संगीत के समावेश से नाटक का कलेवर निखरता है। स्थान, समय व कार्य की शास्त्रीय अनुवृत्तियों से मुक्ति रहती है। इन नाटकों की गतियां नृत्य मूलक, अंग चेष्टाएं सहज, रूपबंद, सरल तथा अभिनय प्रखर मुखर अति रचनापूर्ण होता है। लोक रंगमंच जन साधारण का ही एक अंग है जो उनके आकाश के क्षणों में मनोरंजन का साधन है। ये किसी वर्ग या जाति के धरोहर नहीं होते। लोक धर्मी रूढ़ियों की अनुकरणात्मक अभिव्यक्तियों का वो नाट्य रूप जो अपने अपने क्षेत्र के लोक मानस को आह्लादित, उल्लासित और अनुप्राणित करता है। यदि सहानुभूति के साथ इस विशाल साहित्य का अनुशीलन किया जाए तो इस रंगमंच के झीने आवरण से हमारे लोक जीवन का शताब्दियों का इतिहास झांकता हुआ दिखाई देगा। इतिहास के विशाल अगर जनसमूह की आशा, आकांक्षा, विजय पराजय, आचार व्यवहार, साहस, संघर्ष आदि की जीवित कहानियां भी मुखरित होती हैं। हमारी दृष्टि से लोक नाट्य क्षेत्रीय लोक जीवन की आनंद गंगा में नहाता हुआ जीवंत रूप है। लोक नाटकों का प्रचार प्रसार अभिजात्य धारा के बिल्कुल अलग लोक धारा के रूप में होता है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगर की प्रवृत्तियों का प्रवेश होने से लोक नाट्यों के प्रदर्शन में अधिक कलात्मकता समाहित होने लगी है। परंतु लोक नाटकों के लिए तो सामान्य और स्वाभाविक अभिनय की महत्वता प्रतिपादित की गई है। कलात्मक दृष्टि से लोकनाट्य सामान्य श्रेणी के होते हैं, परंतु लोक नाट्यों से ही शास्त्रीय नाट्यों का मूलाधार है। एस.एन. दासगुप्ता आदि विद्वानों का यही मत है कि लोकनाट्य और लोक रंगमंच ने नाट्य शास्त्रियों और नाट्यकारों को प्रभावित किया था। इस प्रकार W.B. यीट्स ने नाट्य धर्मी की उत्पत्ति भी लोक धर्मी से मानी है। नाटक के सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष लोक नाटकों में ही पूर्णतः को प्रकट होता है। शास्त्रीय नाटकों में किसी न किसी रूप में जाति की व्यवस्था का आग्रह अवश्य रहा है, जबकि लोक नाटकों में ऐसा किसी बंधन को नहीं स्वीकारा है। फिर भी सुदूर ग्रामीण अंचलों में कहीं कहीं उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के दर्शकों के बैठने का स्थान पृथक पृथक निर्धारित होता है। भारत के पृथक पृथक राज्यों में लोक नाट्य शैलियाँ, अगर हम इनकी बात करें तो एक एक राज्य के अनुसार वैसे तो बहुत वहाँ की लोक नाट्य छोटी बड़ी वहाँ पे प्रचलित हैं और कुछ लोक नाट्य आज विलुप्ति की कगार पर हैं, परंतु क्षेत्र और राज्य के हिसाब से अगर हम उनका वर्णन करें तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोक नाट्य प्रचलित है भांड जश्न, भांड पार्थेर, और जम्मू क्षेत्र में एक और लोक नाट्य प्रचलित है हरण, जो हिरण के पर्यायवाची से बना है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में करियाला, बांठड़ा, भगत, पंजाब में भांड मरासी, नक्काल भी बोलते हैं। हरियाणा का सांग, सांग में भी सांग बोलते हैं, कई लोग स्वांग बोलते हैं, लगभग बात एक ही है। और सांग और स्वांग की दो परंपराएं हैं, एक रोहतकी और एक हाथरसी। तो हाथरसी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, जो मथुरा के पास में है हाथरस, और एक रोहतक की परंपरा प्रचलित है हरियाणवी स्वांग की। उत्तराखंड का एक लोक नाट्य है लाटा पत्थर, जो मुखौटा नाट्य है और ये गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोक नाट्य प्रचलित हैं, जैसे नौटंकी जो सबसे आधुनिक है लोक नाट्य विधाओं में, और 19वीं शताब्दी में ये आई, और कानपुर में इसका मूल उद्भव हुआ, और स्वांग और सांग का ही एक रूप से ये विकसित हुई है। इस कारण इसे कहानी भी मानते हैं कई लोग, कथा जैसे विदेशी है बिहार का, तो नौटंकी या कानपुरी नौटंकी भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा धार्मिक नाट्यों में रामलीला, रासलीला, भगत, ये भगत जो है मथुरा आगरा क्षेत्र में प्रचलित है, और बुंदेलखंड अंचल में एक प्रहसनात्मक हास्य लोक नाट्य प्रचलित है जिसका नाम है स्वांग या बुंदेली स्वांग भी इसे बोलते हैं।
इसके बाद बिहार राज्य में जो लोक नाट्य हैं उनमें विदेशिया, छाऊ में सरायकेला, जो आज झारखंड अलग राज्य हो गया है तो वहाँ पहुँच गया है, तो बिहार या झारखंड का जो लोक नाट्य है वो सरायकेला, छाऊ। फिर विद्यापद है जो उत्तरी बिहार में है, कीर्तनिया नाट्य है जो पद्य प्रधान नाट्य है, मिथिला और नेपाल क्षेत्र में ये प्रचलित है। बंगाल में प्रचलित लोक नाट्यों में जात्रा, छाऊ का पुरुलिया छाऊ के मूल रूप से 3 क्षेत्रों में छाऊ है, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। और इनमें जो लोक नाट्य प्रचलित है वो है पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। तो बंगाल में पुरुलिया छाऊ प्रचलित है और सरायकेला बिहार में। इसके बाद गंभीरा मालदा जिला में है, असम का अंकिया नाट, मणिपुर का गीत लीला, राजस्थान का ख्याल और गबरी जो भील जाति का है, गुजरात का भवाई है, मध्य प्रदेश का माच जो मालवांचल की तरफ प्रचलित है और बुंदेलखंड में जो प्रचलित है वो स्वांग, छत्तीसगढ़ का नाचा, उड़ीसा में छाऊ, मयूरभंज, प्रहलाद नाटकम, रावण छाया, महाराष्ट्र का तमाशा, दशावतार, और महाराष्ट्र का जो गोवा का क्षेत्र है, महाराष्ट्र गोवा का, वहाँ पर दशावतार ज़्यादा प्रमुख है। इसके बाद गोंधल, ललित, भारुण धार्मिक नृत्य नाट्य है ये भारुण, और गवलण भी धार्मिक नाट्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो बुर्रा कथा, बीथी नाटकम, भामाकल्पम, कुचिपुड़ी ये नृत्य नाट्य है। कर्नाटक का यक्षगान, दोडाट्टा, मूडलपाया जो बीजापुर क्षेत्र में है, तालमद्दले ये बल्लारी जिले का है। केरल का कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम, कालीअट्टम, कृष्णाट्टम, मूल रूप से जितने भी अट्टम आपको मिले वो केरल के रहेंगे। फिर छाविट्टू नाटकम ये अकेला ईसाई लोक नाट्य है पूरे हिंदुस्तान का, ये ईसाई लोग करते हैं। फिर पावाकुतु, फिर कथकली नृत्य नाट्य है, मुडियट्टू, टियाट्टू, पुराट्टू, यत्रकाली, थोल पावाकुतु, ये सब भी लोक नाट्य केरल में प्रचलित है। अंत में बात करते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भागवत मेला, तेरुकुत्तू और पागल विषम ये मद्रास में होता है, ये स्वांग और बहरूपिया की तरह ही है। तो बंधुओं, लोक संस्कृति और लोक नाट्य का ये जो चौथा चरण है ये पूर्ण हुआ, और इस संपूर्ण लेक्चर में हमने 4 भागों में बांटकर लोक संस्कृति और लोक नाट्य को पढ़ा, समझा, और इसका जो आधार ग्रंथ रहा वो मेरी पुस्तक भारतीय लोकनाट्य स्वांग एक अध्ययन बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि में रहा। इसके अलावा अन्य भी जो महत्वपूर्ण किताबें, पुस्तकें और शोध प्रबंध थे उनका सहारा लिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले व्याख्यान में हम भारत के पृथक पृथक राज्यों में जो लोकनाट्य प्रचलित हैं उनकी चर्चाएं करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, एक एक लोकनाट्य के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।